Bismillahirrahmanirrahim. Today in lecture 1 we will discuss the topic cell biology. The learning outcomes of cell biology are given below. The first learning outcome of cell biology is the compare and contrast the structure of a typical animal and plant cell. The feature of animal and plant cells are given below. First of all, the cell wall is present in plant cell, but it is absent in animal cell. The plastids, which are absent in animal cells and present in plant cells. The glycosomes also absent in animal cells and present in plant cells. So these three structures which are on the top are absent in animal cells but present in plant cells. Next है जी हमारे पास लाइसोसोम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है. फ्लैजेला एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं. एंड सेंट्रियोल आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल. सो दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस. एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पे होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये पेरिफेरल पोजीशंस के ऊपर मौजूद होता है. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ वैक्यूल. एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल साइज के होते हैं, वन और मोर देन वन वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर मोस्टली एक होता है और वो सेंट्रल होता है. नेक्स्ट है फूड स्टोरेज. एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है. इसी तरह से प्लांट्स के अंदर फूड स्टोरेज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में मौजूद होता है. एनिमल सेल्स की जो शेप है वो यूजुअली तौर पे फिक्स नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल के बाहर चूंकि सेल वॉल होती है जिसकी वजह से उसकी शेप फिक्स होती है. उसके बाद है कोऑर्डिनेशन. चैप्टर 17 सेकंड ईयर के अंदर बायोलॉजी में आपने पढ़ा है और चैप्टर 1 बायोलॉजी के अंदर भी गिवन है कि एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो केमिकल, हार्मोनल और नर्वस दो सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, हार्मोनल सिस्टम इसके अंदर मौजूद होता है. इसी तरह मोटिलिटी है. एनिमल सेल्स के अंदर मोटिलिटी होती है, जिस तरह के अमीबॉइड मूवमेंट और साइक्लोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है वो इसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर आमतौर पे मोटिलिटी नहीं होती. ये दो डायग्राम्स यहाँ पे गिवन है जो कि आपके फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 और फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें चैप्टर 4 के अंदर ये गिवन है, और ये एनिमल सेल को डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर, और ये प्लांट सेल की लेवल डायग्राम एज सच इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसी डायग्राम के ही रेफरेंस से ये हमने डेवलप किया. इसी तरह से कंपैरिजन तो हमने पढ़ लिया. अब कुछ सिमिलरिटीज हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर मौजूद होती हैं. प्लांट और एनिमल सेल दोनों के दोनों यूकेरियोटिक सेल्स हैं और इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, और ये ऑर्गेनेल्स इसमें खासतौर पे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड पेरोक्सिसोम्स, ये तमाम दोनों के अंदर मौजूद होते हैं. अब इस सारे टॉपिक को एक एमसीक्यूज के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, ये इसका कीवर्ड है, इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल सेल्स. सो दो कीवर्ड है यहाँ पे हमारे पास, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड प्रेजेंट इन और फाउंड इन एनिमल सेल्स. तो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे गिवन है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के हवाले से वो सेंट्रियोल है. नेक्स्ट टॉपिक जो लर्निंग आउटकम का है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये कुछ फीचर्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इसमें सबसे पहले है फ्लैजेला. फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन का फर्क होता है. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के बनते हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल में ये स्पेसिफिक प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने होते हैं. दूसरा है इसमें पिल्लाई. पिल्लाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी पिल्लीन होती है. तीसरा स्ट्रक्चर है स्लाइम. स्लाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैप्सूल. कैप्सूल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं बट दे आर एब्सेंट इन यूकेरियोटिक सेल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल वॉल. सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन, ये उसके म्यूरिन कहते हैं, और इसका कलेक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको सेकुलस कहते हैं. लेकिन यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है सेलुलोज की, लेकिन फंजाई के अंदर ये मौजूद होती है काइटिन की. इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स की है उसमें स्टीरोल एज ए टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल वो लैक होता है, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर स्टीरोल मौजूद होता है.
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट है, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर ये मौजूद होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास डीएनए। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन ये सिंगल सर्कुलर फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में 3 जगह पे ये मौजूद होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है या वो सर्कुलर भी हो सकती है। नेक्स्ट, डीएनए के अंदर हिस्टोन या न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, बट ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस नहीं होती। चैप्टर 20 के अंदर आपने ये पढ़ा है प्रोसेस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का। तो जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम बुक के अंदर जहां भी इसका क्रॉस रेफरेंस दिया होता है उन तमाम चीजों को सामने रखते हैं, लेकिन यूकेरियोट सेल के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का प्रोसेस मौजूद होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर 1 होते हैं और वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनेल्स हैं, कंपैरिजन हम कर रहे हैं। ऑर्गेनेल्स को मेम्ब्रेन के लिहाज से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर ये मौजूद नहीं होते, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। इसी तरह से नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम है, स्पेशली राइबोसोम, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होगा और यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी वो मौजूद होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस है, वो यहाँ पे मौजूद होगा यूकेरियोटिक सेल के अंदर। इसी तरह राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का जो कॉम्पोजिशन है और उसका जो साइज है वो 50s plus 30s is collectively called 70s। so 70s के राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर है, जबकि 80s के जो राइबोसोम्स हैं वो यूकेरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि 60 और 40 का कॉम्बिनेशन है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम प्री फॉर्म में हो सकते हैं, बट दे आर आल्सो अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह से यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और अटैच भी हो सकते हैं। अटैच ये सेल मेम्ब्रेन से हो सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोफिल। बैक्टीरिया के अंदर चूंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो स्पेशली इसका नाम रखा हुआ है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बायोएनर्जेटिक वाले चैप्टर में आपने यकीनन इसको पढ़ा होगा। इसी तरह यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी और डी। बायोएनर्जेटिक का चैप्टर है आपका चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक 1 का है, उसके अंदर इसका रेफरेंस गिवन है। इसके बाद फूड स्टोरेज है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मूमी तौर पे ग्लाइकोजन होती है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल के अंदर ग्लाइकोजन भी हो सकती है और स्टार्च भी हो सकता है। सेल डिवीजन, इसके अंदर बाइनरी फिशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो कि ए माइटोसिस भी कहलाती है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है और फंजाई के अंदर स्पेशली न्यूक्लियर माइटोसिस का प्रोसेस भी होता है। एग्जाम्पल इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया इसका पार्ट है। इसी तरह से कुछ सिमिलरिटीज भी हैं बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, कि उनके अंदर सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, राइबोसोम एंड क्रोमोसोम, ये सिमिलरिटीज हैं। अब इस पूरी जो डिस्कशन हमने की है इसको हम एमसीक्यूज की फॉर्म में चेक करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज फाउंड बोथ, दिस इज द कीवर्ड, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइबोसोम। नेक्स्ट, ये थर्ड लर्निंग आउटकम है, इसके अंदर डेफिनेशन उन्होंने पूछी है। डिफाइन द टर्म्स लाइक डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस, एंड आल्सो एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ द फ्लूइड मेम्ब्रेन। इसमें हम पहले इसको कंपेयर करेंगे। पूछा तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का हुआ है, लेकिन इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इस डायग्राम को आप देखें कि इस डायग्राम में ऊपर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और नीचे भी इसके ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन इसके दरमियान की ये जो स्टेज है ये लिपिड बाइलेयर है, जो कि सैंडविच है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। सो लिपिड बाइलेयर इज अ सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। तो इस डायग्राम से हमें ये क्लैरिफाई हो रहा है कि ऊपर भी प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन है और दरमियान में लिपिड्स की 2 लेयर्स है। ये स्ट्रक्चर है इसका लिपिड बाइलेयर का, और इसके बाहर भी प्रोटीन है
और इसके नीचे भी प्रोटीन का एक लेयर है। लेकिन हमसे उन्होंने पूछा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर नहीं है, वो एम्बेडेड हैं। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल ये है। सो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट सैंडविच बट एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर इन ए मोज़ेक मैनर। तो वो कंटिन्यू नहीं है, ना ऊपर नजर आ रहे हैं ना नीचे नजर आ रहे हैं, बल्कि दरमियान में ये मोज़ेक मैनर की फॉर्म में यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म के अंदर ये मौजूद है। तो इस डायग्राम से हमें ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये सस्पेंडेड है मोज़ेक मैनर के अंदर। केमिकल कॉम्पोजिशन जो सेल मेम्ब्रेन की है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसमें प्रोटीन है, उसमें लिपिड्स है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। जो केमिकल क्वांटिटी है प्रोटीन की वो 60 to 80% है, लिपिड्स की 20 to 40% है और स्मॉल क्वांटिटी में और कंजुगेटेड फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो प्रोटीन है उसमें जो प्रोटीन सरफेस के पर होगी उसको हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक कहेंगे। जो प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होगी उसको हम इंट्रिंसिक या इंटेग्रल कहते हैं। इसी तरह लिपिड्स की दो फॉर्म है, एक फास्फोलिपिड्स हैं जो कि डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है और दूसरे कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा कंजुगेटेड फॉर्म में होता कि ग्लाइकोजन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से जब कार्बोहाइड्रेट का लिंक प्रोटीन के साथ होगा तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से ओवरऑल अगर फंक्शन हम देखें सेल मेम्ब्रेन के तो इसका जो फंक्शन है नर्व सेल्स के अंदर वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है और जिसका मेन जो पर्पस है वो कीपिंग कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह से इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड कर रहा होता है, उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि वेदर डिपेंड अपॉन एनर्जी और नॉट। एटीपी को अगर तो एटीपी इसमें यूज नहीं होते इस प्रोसेस के अंदर तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं, और अगर एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउनहिल मूवमेंट उसको हम कहते हैं, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो केस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या उसको हम अपहिल मूवमेंट का नाम देते हैं। तो ये इसका बेसिकली हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसी तरह से जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो प्रोसेस में, एक इसमें सिंपल डिफ्यूजन है और दूसरा इसके अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट एनी फैसिलिटेशन, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसके अंदर स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं वो मटेरियल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, लेकिन इसमें एटीपीज यूटिलाइज नहीं होते। अब जहां पे एटीपी यूटिलाइज होते हैं उसको फिर आगे दो प्रोसेस में हम कहते हैं कि एक साइटोसिस प्रोसेस है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, जिसकी आगे दो फॉर्म है, एक एंडोसाइटोसिस है अगर मटेरियल सेल के अंदर मूव कर रहा है और दूसरा एक्सोसाइटोसिस है अगर मटेरियल सेल से बाहर मूव कर रहा है। अगर तो मटेरियल सेल के अंदर मूव कर रहा है और वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो उसको हम फेगोसाइटोसिस का नाम देंगे, और अगर मटेरियल लिक्विड फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस का नाम देते हैं। इस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन को अगर हम देखें एक एमसीक्यूज की फॉर्म में तो इसकी स्टेटमेंट है द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू अगर होती है तो उसको हम नाम देंगे दैट विल बी कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को हम डिफरेंशिएटली या सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड सोल्यूबल हैं या प्रोटीन सोल्यूबल हैं विच कैन क्रॉस इजीली, और वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज के हैं जिसमें गैस है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी इसमें से इजीली पास ऑन हो जाते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल जिनका साइज ज्यादा हो, लार्ज साइज के हो या चार्ज पार्टिकल हो जिसमें आयंस हो, दे हैव सम डिफिकल्टी टू क्रॉस देम, उनको मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज होती है। तीसरा जो लर्निंग आउटकम है वो आउटलाइंस है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेल्स। अब इन ऑर्गेनेल्स को अगर हम मेम्ब्रेन के लिहाज से डिवाइड करें तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। अमूमी तौर पे सेल के तीन पार्ट होते हैं। सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दूसरा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और तीसरा उसका सेंट्रल पार्ट उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं।
अब साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर इन ऑर्गेनेल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल एंड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। इसमें हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स केमिकल कंपोजिशन की बेस पे भी कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से है कि राइबोसोम्स एक्चुअली द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज एक्चुअली द न्यूक्लियोलस। तो आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इनकी अकरेंस अभी हमने पीछे जब प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक पढ़ रहे थे तो उस दौरान हमने देखा था कि ये फ्री फॉर्म के अंदर भी होंगे साइटोप्लाज्म में और अटैच भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं। केमिकली तौर पे ये दो चीजों के बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। इनकी जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, जो मेंशन नहीं है, इसलिए इनको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का नाम देते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके दो पार्ट हैं, लार्जर सब यूनिट जो कि 60S का है और स्मॉलर सब यूनिट जो कि 40S का है। अब इन दोनों सब यूनिट्स को मिलाने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम आयन Mg+2 मौजूद होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। तो राइबोसोम का जो सबसे पहले पार्ट अटैच होगा वो स्मॉलर सब यूनिट होगा मैसेंजर आरएनए के साथ। अब लार्जर सब यूनिट की जो अटैचमेंट है स्मॉलर के साथ वो कंट्रोल कर रहा होता है मैग्नीशियम आयन, और जब एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, दे डेवलप अ स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड पॉलीसोम। अब मैसेंजर आरएनए के 5 एंड से ये स्टार्ट होते हैं अटैच होना और ये 3 एंड की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक दिखाया हुआ है, इस तरह के बहुत सारे अटैच होंगे तो ये पॉलीसोम को डेवलप करेंगे। तो सेकंड इसके अंदर जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है वो हमारे पास साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन एक्चुअली ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और कुछ अदर मसल प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। अब साइटोस्केलेटन को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखें तो ये लॉन्ग, अनब्रांच, स्लेंडर और ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन है ये इन्वॉल्व होते हैं इन असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। ये मौजूद होते हैं एट द बेस ऑफ सिलिया, एट द बेस ऑफ फ्लैजेला, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल। इसी तरह से माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं अगर हम इनके साथ कंपेयर करें तो ये कंसिडरेबली मोर स्लेंडर है, लिंक द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप डायग्राम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ये इसकी इनर सरफेस के साथ अटैच होते हैं। केमिकली ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बनते हैं और इन्वॉल्व होते हैं इंटरनल सेल मोशन, खासतौर पे साइक्लोसिस, अमीबाइड मूवमेंट उसको हम कहते हैं। ये बिल्कुल कंपैरिजन फॉर्म में लिखा हुआ है। और तीसरा इसमें इंटरमीडिएट है, नाम से जाहिर है कि इनका जो डायमीटर है वो इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है, और इनका जो मेन फंक्शन है वो मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है और उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाने वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जी नेक्स्ट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन लोअर प्लांट्स। तो ये पीछे हम कंपैरिजन में जब कर रहे थे तो उस वक्त भी हमारे सामने ही आया है, लेकिन ये एब्सेंट होता है हायर प्लांट्स में। एक दफा दोबारा हम इसको पढ़ रहे हैं। और फंजाई के अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस इसकी एब्सेंस की वजह से होती है। लोकेशन नियर द एक्सटीरियर द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, एक्सटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस ये मौजूद होता है। स्ट्रक्चर डायग्राम में देखें कि इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल का अरे ये है 9, तो 27 नंबर बनते हैं यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है, ये बेसिकली 9 है यहाँ पे, और आप इसको काउंट कर लें तो ये आपको 9 नंबर मिलेगा। इसी तरह से जो इनका मेन फंक्शन है वो फरिंग है ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया। तो 2 इसके मेन फंक्शन है जो कि आपकी बुक में मेंशन किए गए। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली दीज आर नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो कि एक्सटेंड करती हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म और कंटिन्यू है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
यानी पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये मूव कर रही होती हैं। और सिस्टर्नी आर स्फेरिकल आर ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स व्हिच सेपरेट द मटेरियल प्रेजेंट इन द चैनल फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो आपको नजर आ रही है ये चैनल्स जिनके अंदर मटेरियल है जो कि सेपरेट है साइटोप्लाज्म से, तो इनको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की दो मेन टाइप्स हैं, टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ। और इसका जो मेन फंक्शन है ओवरऑल अगर हम देखें दोनों का, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट है या शेप मेंटेनेंस ऑफ सेल, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। अगर हम फंक्शन इनके देखें तो दोनों के सेपरेट फंक्शन यहाँ पे मेंशन है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ के। तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है, और मसल सेल्स के अंदर जो कैल्शियम स्टोरेज है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और उसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका जो मेन फंक्शन है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। इसी से एक क्वेश्चन हमने निकाला है, द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग एंड पॉइजन। तो ये आपका कीवर्ड है, इनमें से कोई भी फंक्शन उठा के आप लाइक एज इस वाले फंक्शन को यहाँ पे रख दें, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स को रख दें, या फिर कैल्शियम स्टोरेज को यहाँ पे रख दें, तो हर सूरत में आंसर जो है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रहेगा। नेक्स्ट सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है गोल्जी एपरेटस, डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी। प्लांट के अंदर इसको डिप्टियोसोम भी कहते हैं, चूंकि ये इन्वॉल्व होते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। इसी तरीके से गोल्जी एपरेटस अगर हम देखें तो ये स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड सैक्स हैं। ये इसके कीवर्ड्स हैं इसकी डेफिनेशंस में, जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और ये सिस्टर्नी एसोसिएटेड होते हैं वेजिकल के साथ जब, तो उस वक्त इनको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ये सिस्टर्नी जो स्टैक्स हैं वो कंटिन्यूसली बनते हैं fusion of the vesicle which are drive budding of the smooth endoplasmic रेटिकुलम। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेजिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं, और फिर ये सैक्स गोल्जी एपरेटस के साथ जब मिलती हैं तो उस वक्त इनको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के दो फेस दिखाए गए हैं कि इसमें एक जो आउटर कन्वेक्स फेस है उसको हम फार्मिंग फेस कहेंगे, और इनर कनकेव फेस को हम मैच्योरिंग फेस का नाम देते हैं। तो ये डायग्राम से आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं, और बर्ड ऑफ होने के बाद ये इस ट्रैक पे यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ से इस फॉर्म के अंदर ये रिलीज होते हैं। तो बेसिकली जो पीछे हमने पढ़ा है उसी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ये इसका फार्मिंग फेस है और ये इसका इस साइड पे मैच्योरिंग फेस है। फार्मिंग फेस को हम कन्वेक्स और मैच्योरिंग फेस को हम कनकेव कहते हैं। इस तरफ से ये मटेरियल इसमें एंटर होता है, यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, ग्लाइकोसाइलेशंस होती है, मॉडिफिकेशंस होती हैं, और यहाँ से न्यू ट्रांसपोर्टरी वेसिकल्स इसके अंदर से बर्ड ऑफ होते हैं। तो मेन फंक्शन जो इनका है वो प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल है। ये फंक्शन है इसके अंदर से पैसेज ऑफ सिक्रीशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये चीजें इसके अंदर से मूव करके आती हैं ट्रांसपोर्टरी वेसिकल में। ट्रांसपोर्टरी वेसिकल जब गोल्जी एपरेटस के साथ अटैच होता है तो उसके अंदर इसकी मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो बेसिकली मॉडिफिकेशन या ग्लाइकोसाइलेशन या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये सारा फंक्शन गोल्जी एपरेटस के अंदर होता है। उसके बाद ये जो मटेरियल यहाँ पे बना है या तो वो गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में लाइसोसोम में चला जाएगा या फिर एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में बाकी ऑर्गेनेल्स के अंदर जाएगा। तो मैमल्स के अंदर जो पैंक्रियास के सेल्स हैं उनके जो गोल्जी बॉडीज हैं वो सिक्रीट करते हैं स्पेशल ग्रेन्यूल जो कि हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन के अंदर। इसी तरह के क्वेश्चंस पास्ट यूएचएस एग्जाम में आ चुके हैं, उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन। तो मेन जो इनका फंक्शन है वो सिक्रीशन ऑफ मटेरियल आफ्टर मॉडिफिकेशन है। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो गोल्जी एपरेटस होगा। लाइसोसोम, these are also single membranous organelle found in most eukaryotic cells bonded by single membrane.
इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और इन्हीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर एसिड फॉस्फेटेजेस मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं फेगोसिटिक एक्टिविटी शोइंग सेल्स के अंदर, खास तौर पे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज देम एंड दे आर प्रोसेस्ड बाय द गोल्जी बॉडी। ये जो मटेरियल है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है गोल्जी एपरेटस के अंदर और फिर ये पैक हो जाते हैं इनटू अ लाइसोसोम। वो लाइसोसोम जो कि प्रोसेस होते हैं एंजाइम्स और बडीड ऑफ गोल्जी वेसिकल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म होते हैं, उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। और वही प्राइमरी लाइसोसोम्स जब फ्यूज करेंगे किसी भी डाइजेस्टिव वैक्यूल के साथ तो उन्हीं का नाम पड़ जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम, या उनको हम एक्टिव या रिएक्टिव या फंक्शनल लाइसोसोम्स का नाम भी देते हैं। ये डायग्राम आपको ज्यादा क्लैरिफाई कर देगी कि यहाँ पे जो सबसे पहले लाइसोसोम बना है ये प्राइमरी है, उसके बाद ये जब फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा तो फंक्शनल होगा और फंक्शनल के बाद इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे और ये हेल्प कर रहा है डाइजेशन के अंदर। तो इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी में चेंज हो जाता है। लाइसोसोम्स के कुछ फंक्शंस हैं, इनमें एक तो ऑटोफेगी ऑफ द ओल्ड पार्ट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डीजनरेशन ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस जो कि अपोप्टोसिस का प्रोसेस है वो भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ डिसफंक्शन है लाइसोसोम्स के, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज है और इनके आगे फिर दो टाइप्स हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और दूसरी है tay sachs डिजीज। दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम है वो डिसफंक्शन या मेल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के अंदर जो लीवर एंड मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर चूंकि ग्लाइकोजन स्टोर होती है और अगर लाइसोसोम फंक्शन ना करे या वो एंजाइम प्रोड्यूस ना करे और वो एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है अगर वो मिसिंग हो तो उस वक्त जो डिजीज होगी उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। जबकि दूसरी साइड पे जो tay sachs डिजीज है इसके अंदर जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेन सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं और वहां पे भी एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि कैटाबोलाइज करता है इन लिपिड्स मॉलिक्यूल को मेटाबॉलिज्म्स के अंदर। तो दोनों के अंदर जो एब्सेंस है वो एंजाइम है और वो एंजाइम एब्सेंट होने का मतलब है कि उनके अंदर लाइसोसोम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। इसी तरह से एक एमसीक्यूज है द प्रोसेस बाय व्हिच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स आर इनगल्फ एंड डाइजेस्टेड विद इन द लाइसोसोम्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी। नेक्स्ट, ग्लाइकोसोम्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं जी ये सीडलिंग प्लांट्स के अंदर, रिले अपॉन द स्टोर फैटी एसिड्स, एब्सेंट होते हैं ये एनिमल सेल्स के अंदर। तो सीडलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब यंग प्लांट होगा जो ग्रो कर रहा होगा उसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उन्होंने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है तो उसको ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करवाते हैं। इसके बाद इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज और कैटालेज इन एडिशन टू नंबर ऑफ अनदर एंजाइम। तो केमिकली तौर पे इसमें ये तीन चीजें होती हैं। ग्लाइकोसोम्स ओनली शॉर्ट पीरियड के दौरान ये, जिस तरह के ऊपर हमने सीडलिंग प्लांट का जिक्र किया है, मौजूद होते हैं और जर्मिनेशन के टाइम के ऊपर ये मौजूद होते हैं। लिपिड रिच सीड जो होते हैं, खासतौर पे इधर हम पढ़ेंगे नीचे चल के, कैस्टर, बीन, इनके अंदर ये मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो लिपिड पोर सीड है, खासतौर पे जो पी प्लांट है, इनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। अगेन वही इनका फंक्शन है कि सीडलिंग और जर्मिनेशन के दौरान इन्होंने स्टोर फैटी एसिड को कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। एक साइकिल है जो ग्लाइकोसोम के अंदर होती है जिसको हम ग्लाइकोसिलेट साइकिल कहते हैं और इसका मेन जो पर्पस होता है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करना होता है जो कि कन्वर्ट कर रहा होता है फैटी एसिड को सक्सिनेट्स के अंदर। तो ये इसका मेन फंक्शन है जो कि इसको कन्वर्ट कर रहा होता है। इसी तरह से प्रॉक्सिसोम्स हैं और प्रॉक्सिसोम्स लीवर सेल्स और अदर टिश्यूज के अंदर ये मौजूद होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, बोथ एनिमल्स और प्लांट दोनों के अंदर ये मौजूद होते हैं। इसी तरीके से ये यीस्ट, प्रोटोजोआ और हार प्लांट्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। इनका मेन फंक्शन, इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और इनका नाम इसलिए पेरोक्सिसोम रखा गया है कि इनके अंदर फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड
इस तरीके से इसका नाम जो है वो रखा गया। माइटोकॉन्ड्रिया ये फर्स्ट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जो हम पढ़ रहे हैं। इसको आमतौर पे पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। इनके जो नंबर और साइज है वो दोनों वेरी करते हैं, वेरिएबल है, और डिपेंड कर रहा होता है जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर या तो ये वेसिकल फॉर्म में नजर आएंगे, या रॉड शेप में नजर आते हैं, या फिलामेंटस फॉर्म के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी नजर आती है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन आमतौर पे इसमें स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, और उस फोल्डिंग को ही हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। इनर मेम्ब्रेन surface of Christie in the mitochondria contain a small नोब लाइक स्ट्रक्चर, और उन्हीं नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम F1 पार्टिकल कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देखें तो ये नोब लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर दिए हुए हैं, जिनको हम F1 या फंडामेंटल पार्टिकल का नाम दिया जाता है। ओवरऑल जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के वो क्रेब्स साइकिल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इसके अंदर होता है। इसी से एक क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये दूसरा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, और न्यूक्लियस रिपोर्ट किया रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी लोकेशन, इसकी शेप और इसके नंबर ये सब वेरी करते हैं, सो वेरिएबल है। केमिकली तौर पे अगर न्यूक्लियस की कंपोजिशन हम देखें तो इसके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन खास तौर पे इसके अंदर मौजूद होती है, इंक्लूडिंग एंजाइम। न्यूक्लियस नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर विजिबल होता है, विजिबल ओनली नॉन डिवाइडिंग स्टेज। इट कंटेन क्रोमेटिन मटेरियल नेटवर्क और सोल्यूबल सैप इसके अंदर मौजूद है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तीन इसके मेन कंपोनेंट बनेंगे, एक न्यूक्लियर इन्वेलप है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, और बाकी इसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है। न्यूक्लियस के तीन पार्ट हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, और क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट मिलते हैं, टू मेम्ब्रेन्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो कि कंटिन्यू होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और दूसरे जो इनर पार्ट है उसका काम होता है न्यूक्लियर कंटेंट के साथ उसको इनक्लोज करना। तो अगर यहाँ से आप देखें तो एक बाहर की मेम्ब्रेन नजर आ रही है और एक इसी तरह से इसके अंदर मौजूद है, तो डबल मेम्ब्रेन ही होती है। और इसके अंदर न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं, जो कि हमें यहाँ से डायग्राम से क्लियर हो रहे हैं कि दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होते हैं, खासतौर पे जो एग सेल है, इसके अंदर इनकी जो तादाद है वो 30,000, लेकिन जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, मेच्योर सेल होते हैं, लाइक्रोसाइड, इसमें 3 से 4 न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं पर न्यूक्लियस। इसी तरह से इसका जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियर पोर का, वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दूसरी जो चीज इसके अंदर है वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस डार्कली स्टेन्ड है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड हियर, इसके अंदर आर या जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है और यहीं पे स्टोर होता है। इसके दो रीजन हैं, उन दोनों रीजन में जो पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया जो के बनाता है प्रिकर्सर है राइबोसोमल सब यूनिट का, तो दो पार्ट हैं, एक पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया है और दूसरा सेंट्रल फाइब्रल एरिया है, जो कि कंसिस्ट होता है लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द आरएनए एंड आरडीएनए, राइबोसोमल डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए, और यहाँ पे राइबोसोम जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और असेंबल होते हैं। इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और बेसिक डाई से इनको स्टेन किया जाता है। क्रोमोसोम्स की जो फॉर्मेशन है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन होती है, और हेरिडिटी मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ आर्म्स एंड सेंट्रोमियर। इसके दो पार्ट हैं, ये इसका सेंट्रल रीजन है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये दो इसके जो आर्म है उसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और यहाँ पे कनेटोकोर प्रोटीन जो कि ये इस कनेटोकोर प्रोटीन्स के ऊपर कनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनके नंबर मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह चिंपैंजी में 48 है, फ्रॉग में 26 है, पोटैटो में 48 है। तो क्रोमोसोम्स के नंबर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेम हो सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा इसके अंदर डिफरेंट होता है। एक एमसीक्यूज रह गया था पीछे, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक, तो इसका जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियोलस का वो राइबोसोम सिंथेसाइज करना होता है।
सो थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर था। बहुत शुक्रिया।